हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो देशी रियासतें हैं उनका विलय। हम जो है अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो है ऑलमोस्ट एंड कर चुके हैं माउंटबेटन प्लान तक, और इंडिपेंडेंस की तरफ जो है, जो इंडिपेंडेंस का एक्ट आया था उस तक मूव कर चुके थे। ठीक है, हमने ये बात कर ली थी कि भाई किस तरीके से स्वतंत्रता का जो सफ़र था, स्वतंत्रता पाने का, वो किस तरीके से चला। पर अभी प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी कि सिर्फ इंडिपेंडेंस मिल गई तो सब कुछ हो गया। अब सेटल होने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे कि भाई किस तरीके से जो रियॉट्स हो रहे थे उनको कैसे ख़त्म किया जाए, ये जो भेदभाव चल रहा था उसको कैसे ख़त्म किया जाए, सबको समानता कैसी दी जाए। ठीक है, ऐसे सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिनमें से जो एक सबसे बड़ा चैलेंज बन के उभरा वो यही था, जो देसी रियासतें थी या जितने भी क्षेत्र थे, अब उनका विभाजन किन बेसिस पे होगा या कौन सा क्षेत्र किसके पास जाएगा। क्योंकि जब दो नेशंस बन रहे हैं, दो कंट्रीज़ बन रही हैं, तो वो सारा क्षेत्र डिवाइड भी होगा और किन किन बेसिस पर होगा। और जो क्षेत्र उनमें नहीं आते हैं, जो पाकिस्तान में, जैसे कुछ क्षेत्र पाकिस्तान नहीं जाना चाहते या फिर कुछ क्षेत्र जो इंडिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो उनका क्या। तो यही जो है चैलेंज को सॉल्व करने की जो कहानी है, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो ये जो आज़ादी के समय भारत की स्थिति को देखकर जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई आज़ादी के समय जो भारत, जो आज के समय में हम देखते हैं, उसमें जितनी भी टेरिटरीज़ हैं वो किस तरीके से बटी हुई थी। एक तो देखो, सीधा डायरेक्ट कंट्रोल में थी ब्रिटिश इंडिया था, जो भाई ब्रिटिश कंट्रोल में थी, और वो तकरीबन 11 प्रांत थे, 11 प्रोविंसेस। दूसरा, कुछ ऐसा क्षेत्र भी था जो आज के भारत में शामिल तो है, पर वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था, वो फ्रेंच या पुर्तगालीज़ के जो है अंडर जो है कॉलोनी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमको जो है आज़ादी दे रहे थे ब्रिटिशर्स, तो उनका इस लैंड से तो कोई लेना देना है नहीं। तो इनका जो एड ऑन है वो ये इसके अकॉर्डिंगली नहीं होने वाला, इसकी स्टोरीज़ एकदम डिफरेंट होने वाली है ना। जैसे दमन और दीप और गोवा, इनकी स्टोरीज़ जो हैं फ्रांस और पुर्तगाल से जुड़ी होंगी। ठीक है, पर अभी हमारी जो टॉपिक है वो इन पर कवर नहीं है। हमें आज़ादी मिली और हमने इस सब के बारे में जो बात किया उस पर्टिकुलर एक्ट में, तो हमने ब्रिटिशर्स की बात की थी। तो एक ये तो भाई क्लियर हो गया कि अगर वो आज़ाद कर रहे हैं तो ये जो 11 प्रांत हैं ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बट कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, जैसे देशी रजवाड़े, राजा, नवाब। ठीक है, ये सारे एरियाज थे वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते थे। तो ये कौन थे? ये 562 रियासतें टोटल भारत में थी। तो आप सोचो कितनी छोटी छोटी और कितनी सारी रियासतें थी। तो अब ये डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, तो कैसे करते थे, क्या था? तो ये तो कैसे रूल करते थे? सर्वोपरिता के सिद्धांत से, जो क्या होता है, पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अभी ये नाम से ही समझ नहीं आ रहा है ना, तो अब हम इस पे भी बात करते हैं कि भाई ये क्या है। तो ये जो सिद्धांत है, इसके तहत क्या होता है, ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये राजा रजवाड़ों का जो क्षेत्र है, उनके पास जो है इंटरनल अफेयर्स तो दे दिए जाते हैं, उसकी पावर उन्हीं के पास होती है। इवन भाई किसी भी तरीके से वो शासन करना चाहें वो अपनी साइड से कर सकते हैं। ठीक है, बट होता क्या है, एट द एंड उन्हें ब्रिटिश क्राउन की जो अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी, उसको एक्सेप्ट करना होता है। बस शासन करो चलेगा, बट किसके अंडर रह के? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो हो गया ना इनडायरेक्ट कंट्रोल। अब ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट जो हैं उनके बीच में जो है भाई समन्वय बनाना भी ज़रूरी था, क्योंकि इनडायरेक्टली कंट्रोल तो कर रहे थे, नाम तो जोड़ रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो किस तरीके से जो है वो एक दूसरे से बातचीत, वार्ता और उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करने की कोशिश करते होंगे। तो वो करते थे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के थ्रू, जिसकी स्थापना जो है बेसिकली 1921 में हुई थी। इसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, राजकुमार परिषद भी कहा जाता है, राज्य परिषद भी कहा जाता है। ठीक है,
तो हमने ये देख लिया कि ये जो क्षेत्र है भाई, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है ये, क्योंकि ये डायरेक्ट आ जाएगा, इसकी तो स्टोरी ही अलग है ना। अब ये बचा, ये है भी तो ये नहीं कि 2-4 हो, 562 रियासतें। तो भारत का कितना बड़ा क्षेत्र तो इस तरीके से शासन चल रहा था। अब क्योंकि ये जो भारत का स्वतंत्रता अभियान जो अधिनियम था, जो 3 जून को आया था 1947 में, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, तो उसमें हमने बात की थी जो देशी रियासतें थी ना, उनको 3 ऑप्शंस दे दिए कि भाई आप चाहो तो भारत में मिल लो, आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल लो, और आप चाहो तो भाई एक देश खुद बन जाओ, स्वतंत्र देश बना लो। क्योंकि उन्होंने भाई भारत पाकिस्तान को आज़ादी दे दी, तो उन्होंने इन्हें भी आज़ादी दे दी कि भाई तुम देशी रियासत है, क्योंकि कंट्रोल तो तुम्हारा चल रहा था, शासन तो तुम कर रहे थे, तो इसीलिए तुम्हारी मर्जी, तुम जो मर्जी करो। उन्होंने तो छोड़ दिया ऐसी हालत में कि भाई कुछ भी कर लो। तो अब होना क्या था भाई, जो इतने वक्त से भाई इतने शान और शौकत में रह रहा है, सब कुछ उनके पास है, तो वो क्यों जो है किसी और की रियासत में जाना चाहेंगे? वो तो चाहेंगे कि हम स्वतंत्र हो जाएं। और अगर मान लो वो चाहते भी होंगे कि भाई हम जो है पाकिस्तान में मिल जाएं या भारत में मिल जाएं, पर वहीं उनकी जनता ना चाहती हो, तो कुछ तो हल निकालना होगा, है ना। और बीच में छोटे छोटे ऐसे तो क्षेत्र बन जाएंगे भाई। पाकिस्तान ये रहा, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे छोटे जो हैं कंट्रीज़ आ जाएंगी, ऐसी पाकिस्तान में छोटी कंट्रीज़ आ जाएंगी। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए जो है भारत और पाकिस्तान ये क्लियर करने के लिए कि इनमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे या इन रियासतों को किस तरीके से भारत या पाकिस्तान में मिलाया जाए, तो इसके लिए जो है स्टेट डिपार्टमेंट बनाया गया, एक रियासती विभाग, जिसमें भारत में जो स्टेट डिपार्टमेंट था उसके मंत्री बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और सचिव कौन थे? वीपी मेनन। और कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब जो है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी तुलना जो है बिस्मार्क से भी की जाती है, जो बेसिकली जर्मनी का था, और ये इटली के जो है यूनिफिकेशन के लिए जो है जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था उसके लिए जाने जाते थे। तो उसी तरह जो है इन्हें भी बिस्मार्क से कंपेयर किया। क्यों? क्योंकि ये जो है ये भारत के यूनिफिकेशन के लिए जाने गए, है ना। तो अब जो है हम ठीक है, हमने ये भी बात कर ली कैसे वो माने, क्या मतलब किससे कंपेयर किया, बट ओवरऑल सोल्यूशन निकाला कैसे। तो उन्होंने किया क्या, जो है 2 जो है पत्र बनाए, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, जिसमें से पहला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र। जैसे भाई ये पूरी अथॉरिटी दे दी इंडियन गवर्नमेंट को, तो हो गया विलय पत्र, है ना। तो ये जो एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी अधीनता, वो राजा रजवाड़े, तो ये डॉक्यूमेंट साइन करके बता देंगे। और ऐसे सेकंड उन्होंने बनाया स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। ये ऐसा एग्रीमेंट था जिसके अकॉर्डिंगली जो है उन्हें ये फैसला करने में कि भाई वो इंडिया में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या स्वतंत्र होना चाहते हैं, उसका फैसला लेने के लिए समय लेना चाहते हैं, तो वो समय ले सकते हैं एक पर्टिकुलर बाउंडेशन देके कि भाई इतने साल के लिए या इतने महीनों के लिए, इतने वक्त के लिए आपको जो समय लेना है आप ले लो और सोच लो। तो ये स्टैंड स्टील एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि एकदम से अगर बोल दोगे कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करो, तो ऑब्वियसली बात है जिसके पास इतनी फैसिलिटीज़ हो वो ऐसे कैसे राज़ी हो जाएगा, जिसके पास में पूरा एक शासन की बागदौड़ है। तो इसीलिए जो है ये स्टैंड स्टील एग्रीमेंट भी बनाया गया, जिसमें तकरीबन कई सारे क्षेत्रों ने जो है रियासतों ने साइन किए थे। एग्जाम्पल के तौर पे जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, तो ये सारे क्षेत्रों ने साइन किया था, ठीक है। पर अब क्या बात करते हैं, हमने भाई ऊपर देखो ये जो एक्ट था ये आया था 3 जून पे, ठीक है, 3 जून। अब इंडिपेंडेंस कब मिलनी थी? अगस्त में, है ना, 15 अगस्त के आसपास। तो उनके पास कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं था, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने आसपास थे, ठीक है। तो उन्हें ना 2 महीने में ये क्लियर करना था कि भाई कौन सी रियासत कहाँ रहना चाहती है, अदरवाइज आप स्टैंड स्टील एग्रीमेंट है उसको साइन कर दो।
तो इसीलिए इस समय तक जो है ज़्यादातर रियासतें हैं वो तो भारत में मिल चुकी थी। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि हम जो है भारत में रहना चाहते हैं। अब कैसे, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और वीपी मेनन हैं, उनके बहुत प्रयास रहे, क्योंकि इतने सारे लोगों को ये कन्वेंस करना कोई आसान बात तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर हम नॉर्मली अपनी लाइफ में कुछ मैटर्स पे बात करें तो हमें कन्वेंस करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा कि आप जो है ऐसा मत करो, पर वो तो पूरा उनसे उनकी रियासत छोड़ देने को और भारत में विलय करने को राज़ी करवा रहे थे। तो अब किया कैसे, तो जो वीपी मेनन है वो अपनी कूटनीति से, समझदारी से ऐसा किए, और जो वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने भी जो है अपनी कूटनीति समझदारी का इस्तेमाल किया और पुरस्कार और छड़ी के सिद्धांत को इस्तेमाल किया कि भाई उन्हें थोड़े से एक तरह से कह लो लॉलीपॉप्स भी दिए कि भाई आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप राज़ी होते हैं, और अगर राज़ी नहीं होते हैं तो छड़ी के दम पे भी जो है शामिल किया जा सकता है। तो इसीलिए उनको जो ये तरीका है, ये पुरस्कार और छड़ी का सिद्धांत कहलाया। फिर भी जो है ओवरऑल रियासतों जो हैं वो शामिल हो चुकी थी। बट देखो इतनी सारी रियासतों की हमने अभी बात की तो 100% तो नहीं मानी होंगी ना, तब भी तो उनमें से ठीक है मैक्सिमम मान गई, कुछ ने परेशान किया ही होगा, है ना। तो उन्हीं में से हम जो है आज के टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। क्योंकि भाई ये जो ऐसे क्षेत्र थे, आपको बहुत अच्छे से पता होगा जम्मू कश्मीर का किस्सा भाई कितना लंबा चला है। तो ये क्षेत्रों को अपनी रियासतों में इनकी रियासतों को मिलाना बड़ी दिक्कत की और एक पूरी फुल फ्लेज हिस्ट्री को कवर करती है। तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो है जूनागढ़ की। तो अब जूनागढ़ की हम बात करें तो ये रहा भारत, ठीक है। भारत में ये रहा क्षेत्र गुजरात। अब गुजरात में भी हम देखें तो ये जो इतना सा क्षेत्र है ना, ये है जूनागढ़, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ये है एक हिंदू बहुल क्षेत्र। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग फिर कौन है, हिंदू हैं, हिंदू पॉपुलेशन है। अगर आपको यहाँ मैप में देखना चाहें तो आप ये मैप में देख सकते हैं, ये इतना एरिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भाई, ठीक है पॉपुलेशन ज़्यादातर हिंदू, पर शासक कौन था, शासक था मुस्लिम, मोहम्मद महबूब खान जी थर्ड, और कहीं जगह आपको मिलेगा मोहम्मद महावत खान थर्ड, ठीक है। और उसका दीवान कौन था, शहनवाज भुट्टो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बेशक वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादातर हिंदू थी, पर जो शासक था वो क्या चाहता था कि भाई पाकिस्तान में विलय हो जाए उनका, ठीक है। अब भाई आप खुद देखो, पाकिस्तान जो है इधर के क्षेत्र पे है ना, और ये इधर भी गुजरात के भी इतने से क्षेत्र में, अगर ये भारत में विलय नहीं करते तो भाई यहाँ से जाना जो है बड़ा मुश्किल है, इंडिया से एंट्री लेना मुश्किल हो, फिर उसे भाई समुद्र के रास्ते ही जाना पड़ेगा। भाई एक ऐसा देश जिसकी भाई टेरिटरी भी नहीं जुड़ रही है प्रॉपरली, उसको हर एक कनेक्टिविटी के लिए बार बार जो है सी रूट को यूज़ करना पड़ेगा। और सिर्फ बात वो भी नहीं है, जो जनता है वो ज़्यादातर हिंदू बहुल क्षेत्र की है, हिंदू यहाँ पर हैं। और बात ये भी नहीं आएगी कि हिंदू है, अगर वो चाहते हो, चलो ठीक है एक बार को जनता चाहती हो कि भाई हम जो है पाकिस्तान में विलय करना चाहते हैं तो समझ भी आता है, पर जनता तो चाहती ही नहीं है ना वो चाहती नहीं विलय करना, वो चाहती थी भारत में विलय करना, क्योंकि भाई उनकी जो ग्रोथ है सिर्फ रिलीजियस बेसिस पर नहीं, उनकी ओवरऑल ग्रोथ यहीं से हो सकती थी, ठीक है, बहुत अच्छे से ग्रोथ यहीं होगी। तो वो जो है यहाँ विलय चाहते थे, पर अब भाई शासक जबरदस्ती कहीं और आपका विलय कराना चाहे तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ना। तो यही चीज़ हुई। तो वहीं क्या हुआ, वहाँ के जो जनता समूह थे वो इस बात से डर के भारत सरकार के पास गए, संपर्क किया कि भाई हम तो भारत में विलय चाहते हैं, पर हमारा जो शासक है वो ये नहीं चाहता, वो पाकिस्तान के पीछे पड़ा है। इसीलिए भाई फिर एट द एंड क्या होता है, भारत ने अपनी सेना भेजी 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पे अधिकार जमाने के लिए। सेना आई, उसने घेराबंदी भी की, पर ऐसा कोई लड़ाई नहीं हुई। उससे पहले ही क्या हुआ, जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान निकल लिया, अपनी पूरी फैमिली वगैरह
सबको इकट्ठा किया, जितना धन दौलत लेके जाना चाह सकता था वो लेके चला गया। अब हो गया जूनागढ़ खाली, कोई शासक तो है ही नहीं। और भारत एकदम से ऐसे भी तो ग्रहण नहीं कर सकता ना कि भाई जूनागढ़ वो चला गया शासक तो जूनागढ़ एकदम ले लिया, क्योंकि एकदम ले लेगा फिर पाकिस्तान क्लेम करने आ जाएगा कि भाई जो इंडिया है उसने तो ऐसे ही एक क्षेत्र पे जो है टेरिटरी को उसने अपने क्षेत्र में कर लिया मजबूर करके। तो इसीलिए जो है आगे चल के 1948 फरवरी में जूनागढ़ के लोगों से ही पूछा गया, जनमत संग्रह किया गया कि भाई आप बताओ आप क्या चाहते हो, पाकिस्तान में विलय चाहते हो तो पाकिस्तान में भी मिलेगा, आप चाहते हो कि भाई भारत में मिले तो भारत में भी मिलेगा। तो वहाँ की जो जनता थी उन्होंने जो है भारत को चुना और वो अब जो है भारत का हिस्सा बन गई। 1956 तक ये सौराष्ट्र का भाग रहा, 1956 से 60 तक ये बॉम्बई का भाग रहा और 1960 के बाद से लेके अब तक का ये गुजरात का भाग बना हुआ है। ठीक है, अब हमने बात कर ली जूनागढ़ की। अब हम दूसरी जो है रियासत की बात करें तो वो है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो है भारत की एक लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, जहाँ आप देखोगे तो ये जो भारत है, भारत का इतना जो क्षेत्र है और सिर्फ ये क्या है जो मैंने ड्रॉ किया है तो इसमें ये दिख रहा है छोटा, बट एक्चुअल में ये छोटा नहीं था। ये हैदराबाद जो है देखो आंध्र प्रदेश को कवर कर रहा है पूरा का पूरा, जो आगे चल के भाई जब ब्रेक होता है 2014 में तेलंगाना में तो हम तेलंगाना को बोलेंगे कि भाई ये पूरा क्षेत्र तेलंगाना का है, वो सब इसमें आता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि तेलंगाना या आंध्र प्रदेश कह लो वही आता है, तेलंगाना का आता है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा भी आता है, उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आता है, तमिलनाडु का भी आता है, बिहार भी आता है। तो आप देख रहे हो इतना सारा क्षेत्र अगर वो कवर कर रहा है तो भाई काफ़ी बड़ा जो है रियासत ये होगी, है ना। मैप शायद नहीं लगा, कोई बात नहीं, आप इसके ही थ्रू समझिए। ठीक है, तो अब जो है हम शासक की बात करें तो जो निज़ाम था वहाँ का, मतलब वहाँ के जो शासक होते थे उनको निज़ाम कहते थे। ठीक है, हमने हिस्ट्री में बात की थी, है ना। तो वहाँ का जो निज़ाम था वो मीर उमर अली था। वो क्या चाहता था, वो भी क्या पाकिस्तान में मिलना चाहता था? नहीं। अब इतनी बड़ी रियासत है, वो अपना ही अलग प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सकता है, उसके पास काफ़ी सोना चांदी और अपने रिसोर्सेज हैं, पावर भी बहुत है, तो वो क्यों चाहेगा कि वो किसी में विलय कर जाए। तो वो यही चाहता था कि भाई हम जो है एक इंडिपेंडेंट जो है कंट्री के तौर पे फॉर्म हो जाए, है ना। पर अब दिक्कत क्या है कि भाई इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो भाई ये तो उनके ऊपर है ना, उनकी चॉइस है ना। वो अगर भारत में ना मिलना चाहें, पाकिस्तान में ना मिलना चाहें तो क्या दिक्कत है। दिक्कत देखो थी अब, क्योंकि आप देख सकते हैं ये भारत के बीच का क्षेत्र है, तो आप खुद सोचो हालात क्या होते अगर मान लो हैदराबाद एक अलग कंट्री बन जाता। पाकिस्तान ये रहा, इंडिया ये रहा, इधर से भी पाकिस्तान ही था पहले, है ना। बांग्लादेश का जो क्षेत्र था वो भी पाकिस्तान, बीच में ये क्षेत्र। अगर मान लो पाकिस्तान ये जो है यहाँ पे राजी कर लेता हैदराबाद वालों को कि भाई ठीक है हमें भारत भी चाहिए या कुछ भी, तो यहाँ पे दंगे फसाद होते, आतंकवाद और भी बढ़ता। या नहीं भी होता, अगर पाकिस्तान कुछ नहीं भी करता तब भी ये एक अलग ही कंट्री बनता बीच में, ये पूरा जो है भारत के लिए एक नासूर बन जाता। और खुद ही सोचो ऐसे छोटे छोटे एक कंट्री के अंदर एक और कंट्री, है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि किसी भी तरीके से भारत में इसका विलय ज़रूर किया जाए, भारत में इसका विलय करना बहुत ज़रूरी था। अगर क्योंकि देखो एक कॉर्नर पार्ट होता ना तो चलो फिर भी चल जाता, या उसकी टेरिटरीज जो है बेसिकली अगर यहाँ तक मान लो या यहाँ तक मान लो जो भी है, बेसिकली जो टेरिटरीज हैं अगर जुड़ भी रही होती पाकिस्तान से तो चलो तब भी समझ में आता। पर ये तो पूरा बीच का सबसे जो है कहते हैं ना मेन पार्ट, वो जो है कवर कर रहा था, तो वो जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि भाई ये जो है भारत से एकदम अलग हो जाए। इसीलिए जो है भाई बहुत कोशिश की गई कि इसे जो है एटलीस्ट मिलाया जाए। तो इसके लिए जो है प्रीवी प्रेस जो है वो भी देने की बात की गई, पूरा लालच
देने की बात हुई। जैसे मैंने कहा था कि स्पेशल प्रोविजंस देने की बात की जाती थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है मनाते थे कि भाई हम आपको जो है स्पेशल प्रोविज़न देंगे। तो ये जो प्रीवी पर्स था ये था क्या, तो हम शॉर्ट में ये भी बात क्लियर कर लेते हैं। तो जो देसी रियासतें थी उनके जो नवाब थे, राजकुमार थे, उनके खर्च के लिए इन्हें जो है कुछ विशेषाधिकार दिए गए, कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए, जैसे महल हो गया, उनका स्टाफ हो गया, उनका जो राजसी वैभव हो गया, उन सबका खर्च दिया जाएगा। क्योंकि देखो कई बारी रीज़न तो यही था ना, वो देखो इंडिपेंडेंट के बाद ना सारी जनता क्या चाहती थी, लोकतंत्र चाहती थी। इसी के बेसिस पर जो है इतना बड़ा जो है ये मूवमेंट्स हो रहे थे कि हमें चाहिए आज़ादी। अब फिर से किसी राजा के अंडर जो है पूरा शासन चलेगा तो वो आज़ादी तो नहीं हुई ना, इसलिए जनता तो लोकतंत्र चाहती है। पर अब जब राजा है, राजा क्यों बना रहने चाहते थे, राजा भी कुछ ऐसा नहीं है कि सभी रियासतों के जो शासक थे वो काफ़ी पॉपुलर थे, बहुत सारे अनपॉपुलर भी थे, क्योंकि वो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे थे ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कठपुतलियाँ बन गए थे। अब उनकी कठपुतलियाँ बन गए थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही सभी दुश्मन बन गए जनता के लिए, तो वो तो नहीं चाहती थी। तो और ये क्यों चाहते थे, क्योंकि इन्हें जो है इनका राजपाट वैभव सब कुछ मिलता रहे। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई कि आपको यही सब चाहिए तो प्रॉपरली मिलेगा, आपको इसका पूरा खर्च मिलेगा। इवन यहाँ तक कि आपको चलो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम थी सॉल्व, पद प्रतिष्ठा चाहिए वो भी प्रॉपर मिलेगी। इवन यही नहीं, इलेक्शंस में आप चाहते हो ना कि आपका पोजीशन बना रहता, आप इलेक्शन में भाग लो ना। अगर आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, जनता आपको चाहती है, तो फिर से जनता आप ही को चुनेगी, तो इलेक्शन में भाग लेके आप शासन करो ना। ये भी अपॉर्चुनिटी दी गई और ये भी कहा गया जितना भी सारा खर्च है उनके जीवन में रहते रहते उन्हें मिलता रहेगा। फिर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उन्हें ही मिलेगा, उनकी पीढ़ी को भी मिलेगा। बट क्या होगा, हर पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो खर्च मिल रहा है भारत सरकार से वो कम होता जाएगा। फिर एक समय बाद ऐसा आएगा जो पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर वो आम जनता की तरह रहेंगे, पर वो चलता तो रहेगा ही ना। वो एकदम ऐसा नहीं है कि अगली पीढ़ी पे ही ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा बट मिलता तो रहेगा। तो ये जो है कुछ तरीके बनाए गए और जो है प्रीवी प्लस के लिए जो है पर्स के लिए राज़ी किया गया, करने की कोशिश की गई सॉरी। और फिर भी जो है ये सारे लालच दिए जाने के बाद भी जो है स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर ही जो है साइन हुआ, ठीक है, नवंबर 1947 में भारत और पाकिस्तान के साथ एक एक साल के लिए, कि भाई क्योंकि दिमाग में तो उनके यही था हैदराबाद के निज़ाम के कि भाई मुझे तो इंडिपेंडेंट होना है, पर अब सब इतना लालच दे रहे हैं तो सोचने का समय ले लेते हैं, तो उन्होंने ये सोचा, तो अब ठीक है, तो ये साइन हो जाता है। पर अभी फ़िलहाल हम जो है अब ये प्रीवी प्लस की जो है बात कर रहे हैं, तो हम इसका भी थोड़ा सा हिस्ट्री अभी साथ ही साथ जो है पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर अलग से टॉपिक ना रह जाता है। जैसे अब ये 1970 था, इस समय पे इंदिरा गांधी पीएम थी, तो इस समय पे ये जो प्रीवी प्लस था ना ये पर्स, इसका जो है उन्मूलक विधेयक जो है पारित किया गया, क्योंकि भाई एक लंबे समय तक ये भी जस्टिफाइड नहीं है ना कि उनको स्पेशल प्रोविज़न इतने लंबे समय तक मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ नहीं बोला कि भाई हैदराबाद के निज़ाम को ही मिलेगा, जितनी भी रियासती थी सबको शामिल करने के लिए एक तरह से यही लॉलीपॉप दिया गया। तो अब वो उस समय ठीक था, पर इक्वालिटी की नज़र से देखो तो अच्छा नहीं है, कितने वक्त तक ऐसे चलेगा। तो इसीलिए जो है ये लोकसभा में पास तो हुआ, राज्यसभा में फेल हो गया। अब क्या किया गया, तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाकर इसे पास कर दिया। पर जब ये सारा सीन गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये तो गलत हो रहा है, तो इस अध्यादेश को जो है स्थगित कर दिया गया। फिर आगे चल के जब 1971 में इलेक्शंस हुए ना, तो उसके बाद इसे फिर से पेश किया गया और उस समय जाकर जो है ये दोनों जगह पास हुआ और ये जो है बिल्कुल जो है इसे ख़त्म कर दिया गया, ठीक है।
अब ये तो रही बात, आगे चल के बेशक बंद कर दिया गया, बट ओवरऑल हमने देखा कि भाई यहाँ पे जो है इतना सब लॉलीपॉप मिलने के बाद भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ही साइन हुआ। बट अब भाई ठीक है, उन्होंने सोचने का समय लिया, पर स्यापा हुआ किस बात पे? हुआ ये कि इस बीच यहाँ के जो है एक उग्रवादी संगठन कह लीजिए या पॉलिटिकल पार्टी कह लीजिए, ऑल इंडिया मजलिस ए लतिहाउल मुस्लिमीन, ठीक है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये जो है इतना बड़ा नाम है। इनके जो है कुछ अर्धसैनिक हुआ करते थे, जो कौन थे, उन्हें क्या कहा जाता था? रज़ाकार, ठीक है। ये जो है भाई आए यहाँ पे बहुत ही ब्रूटली, भाई बहुत बड़े बुरे तरीके से मर्डर्स, रेप, लूट, ये सब शुरू कर दिया। तो भाई सिचुएशन बड़ी बुरी हो गई वहाँ पे, है ना। हिंदुओं को बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल कर दिया। अब हिंदू बहुल क्षेत्र था तो हिंदुओं पे ज़्यादा अटैक हुआ, जो भाई आगे चल के पता लगता है कि ये जो है ये रज़ाकार जो थे, ये पाकिस्तानियों द्वारा जो है बेसिकली प्रोवोक भी किया गया था, ठीक है। इनको यहाँ भेजा गया था, पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट मिला हुआ था। ये बड़े बड़े टैंकर्स जो लेकर आ रहे थे और जो बेसिकली मर्डर करने के लिए जो टूल्स थे उनके पास, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भाई इतने ज़्यादा लेवल पे उनके पास नहीं थी, बट कैसे पहुंच रही थी। तो इस बेसिस पे कई बार कहा भी जाता है कि इसमें जो है पाकिस्तान भी जो है शामिल था, उसने प्रोवोक किया था ये सोच के कि जब यहाँ पे दंगा फसाद शुरू हो जाएगा तो हैदराबाद के निज़ाम को हेल्प लेनी पड़ेगी, और हेल्प लेने के चक्कर में जो है उसे विले पत्र पे साइन करना पड़ेगा, ताकि जल्द से जल्द जो है हैदराबाद जो है पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ठीक है। बट एक्चुअल में होता क्या है, या हम सवाल करें कि भाई ऐसे ये मर्डर केस, रेप, ये सब क्यों हुआ, तो इस पे हमने बात कर ली है कि भाई वो चाहते थे कि निज़ाम एक तो पाकिस्तान को मिल जाए वो क्षेत्र में, बट ये एक अवधारणा है कि भाई इसमें पाकिस्तान शामिल था। बट ओवरऑल जो है हमने देखा कि रज़ाकार जो हैं ये इतना बुरा जो है व्यवहार करते हैं, तो वहाँ की जनता निज़ाम के शासन से मुक्त होना चाहती थी। एक सबसे बड़ा रीज़न ये आ गया अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए, और भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांत में विलय होना चाहती थी एट द एंड इन सब के बाद में। इसीलिए जो है अब भारत को एक सैन्य कार्यवाही शुरू करनी पड़ी, जिसे कहते हैं ऑपरेशन पोलो। तो एट द एंड आके, क्योंकि ये सिचुएशन को सारा हैंडल करने के लिए अब सितंबर 1948 तक जो है निज़ाम को एट द एंड आत्मसमर्पण करना पड़ा, और हैदराबाद को जो है भारत में मिला लिया गया, ठीक है। क्योंकि जो भी हुआ भाई हैदराबाद के निज़ाम का उसमें रोल था, तो इसीलिए जो है इसे ऑपरेशन को चलाना पड़ा, और क्योंकि ये भारत के एकदम बीच में था तो इसको शांत करना ज़रूरी था, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट द एंड, हमने देख लिया कि भाई हैदराबाद कैसे शामिल हुआ, जिसमें बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं भाई ज़बरदस्ती तरीके से भी जो है उसे शामिल किया गया, और हमने और बात कर ली है इसी तरीके से। अब हम बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर का क्या था, शासक जो था उसे महाराजा भी कहा जाता था, जो बोधचंद्र सिंह था, ठीक है। तो ये जो बोधचंद्र सिंह था, इसने साइन कर दिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। तो प्रॉब्लम क्या है, ये बात आप भी सोच रहे होगे, क्योंकि भाई जब इंस्ट्रक्शन ऑफ जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया है, भारत ने विलय कर दिया है, तो अब क्या सीन है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें फिर दिक्कत ही क्या हुई, है ना। पर एक शर्त के साथ उन्होंने ऐसा किया कि भाई जो इंटरनल अफेयर्स होंगे वो जो है बोधचंद्र सिंह के पास ही रहेंगे, और बाकी जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर रहेगी, ठीक है। तो विलय हुआ, पर पूरी तरीके से विलय नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि जो जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं वो अभी भी जो है महाराजा के पास हैं। तो होता क्या है, अब ठीक है ये सब अफेयर्स आ गए, पर मणिपुर की जो जनता थी ना, वो क्या चाहती थी कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है उसके लिए जो है कुछ इलेक्शंस हो, सब कुछ फेयर हो, क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी, जनता थी, वो लोकतांत्रिक सिद्धांत चाहती थी।
इन्हीं बेसिस पे जो है भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बल्कि समझाते थे अन्य रियासतों को कि भाई प्रीवी पर्स ले लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल तो सेम रहेगी। बट अगर शासन करने की बात है तो एक समय बाद जो है आप ही की जो जनता है वो तख्ता पलट करवा देगी। क्यों? क्योंकि वो लोकतांत्रिक जो है सिद्धांत चाहती है और आप राजा शासन कर रहे हो तो वो लोकतांत्रिक सिद्धांत तो पूरी तरह से दे नहीं पाओगे ना। तो इस वजह से जो है जनता तख्ता पलट कर देगी। तो यही सारी चीज़ें थी कि भाई मणिपुर में भी जनता ने बोला, महाराजा पे प्रेशर डाला कि भाई आप एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए इलेक्शन करो करो करो। तो अब उस महाराजा को भी करना ही पड़ा। तो जून 1948 में वहाँ पे इलेक्शंस कराए गए, ठीक है। कराकर जो है स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदला गया। और हम वहीं अब देखें कि भाई हम जून 1948 की बात कर रहे हैं, बट वहीं हम अगर भारत की बात करें ना, भारत में जो पहले इलेक्शंस हुए थे ना वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 मार्च 1952 को हुए थे। तो आप देख रहे हो अंतर 51 से 1948। तो आप कह सकते हो कि ये जो है मणिपुर जो है भारत का पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी था जिसमें फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। अब हम बात करें ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, तो किसी भी देश की जब सभी नागरिक एक निश्चित उम्र के बाद आने के बाद जो बेसिकली 18 रखी गई है, ठीक है, वो वोट दे सकते हैं, ये अधिकार दिया गया, ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है इलेक्शंस भी हो गए और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी बन गई, तो समस्या अब भी कहाँ जा रही है? समस्या ये बनी कि जो मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, विधानसभा बनी, उनके विचारों में आने लगे अंतर, समय समय के साथ आ गए अंतर। तो दो विचारधाराएं उभरी। तो पहली जो थी वो थी कि भाई जो भी हैं व्यक्ति इसमें जो शामिल हैं, जो भी मेंबर्स हैं या जो पर्टिकुलर ग्रुप है, वो ये चाहता था कि भारत में पूर्ण रूप से विलय कर लिया जाए। राजा महाराजा का ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, उनका शासन चल रहा है, उस शासन को ख़त्म करके पूरी तरह से भारत में विलय हो जाए। बट वहीं दूसरी तरफ जो है एक ग्रुप ये चाहता था कि भारत में विलय ना हो, जो राजा का शासन है वो कंटिन्यू चलता रहे और ये जो बेसिकली शासन के साथ जो विधानसभा है इनका कंट्रोल या इनका जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ये बनी रहे, ठीक है। तो अब जब ये इस तरीके के ग्रुप एमर्ज हो रहा है जो बेसिकली इंडिया में विलय नहीं चाहता, जबकि इंडिया के साथ जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो चुका है, काफ़ी सारे जो अफेयर्स हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, कम्युनिकेशन है, डिफेंस है, ये सब जो है भारत में ऑलरेडी शामिल है और अब भी वो अलग होना चाहते हैं। तो ये विचारधारा से डर लगने लगा भारत को कि भाई ये जो है अब भारत से अलग ना होने लगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि ये डिमांड आगे ना बढ़े, इंडियन गवर्नमेंट ने महाराजा के साथ जो है सितंबर 1949 में एक मर्ज एग्रीमेंट को साइन किया, ठीक है। और इसमें क्या था, मणिपुर को पूर्ण रूप से भारत में विलित कर लिया गया, पूरी तरह से मिला लिया और उन पॉलिटिकल पार्टी से पूछा भी नहीं कि भाई वो विलय चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अगर वो उनसे पूछते तो ऑब्वियस सी बात है वो मना कर देते, तो ऐसे ही ये स्यापे बनते, दिक्कतें होती, तो फिर से मर्ज हो नहीं पाता, दिक्कत होती। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन पॉलिटिकल पार्टी से पूछा भी नहीं और सीधा राजा से बात की, महाराजा से, और उसे जो है मनाया और खुद जो है पूर्ण रूप से विलित करा लिया। इसीलिए आज भी देखा जाए तो वहाँ पे ये जो समूह है वो इंडियन गवर्नमेंट से खुश नहीं है क्योंकि ये भी जो है उनकी पसंद से या उनसे पूछ के नहीं किया गया। अब जो है हम बात करने वाले हैं जो कहते हैं ना